मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे जो शुरू के साल हैं वो अमृतसर में गुज़रे हैं। मैंने वहीं से अपनी पढ़ाई की। अमृतसर जैसे आप जानते हैं बिल्कुल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी फ़ैमिली भी ऐसी फ़ैमिली से हूँ जो पाकिस्तान से 47 के समय ही आए थे और फिर अमृतसर में बसे। मेरी माँ की साइड से भी और पिताजी की साइड से भी वो पाकिस्तान से आए थे और खूब घर में बातचीत भी होती थी और हर उस बातचीत में हमेशा इस बात का ज़िक्र आता था कि पार्टीशन के टाइम पे औरतों के साथ क्या हुआ था। और हमारा घर जो है वो बॉर्डर के बिल्कुल शुरू के ही जो एरियाज़ हैं जहाँ पे खालसा कॉलेज बहुत एक मशहूर बड़ा सा कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, उसके एकदम से साथ है। और खालसा कॉलेज की ग्राउंड्स जो थी वो पहला शरणार्थी पड़ाव था जब 47 हुआ कि जो लोग क्रॉस करके वाघा से आते थे वो खालसा कॉलेज में फिर रोके जाते थे। और उसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमारे घर वाले उस समय वहाँ पे फिर वॉलंटियर बने, उन्होंने लोगों को संभाला, लोग अपने बुज़ुर्गों को वहाँ छोड़ गए, लड़कियों को छोड़ गए, खुद आगे बढ़ गए। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनते हुए हम बड़े हुए। और बहुत सारी और चीज़ जो इसके बारे में थी वो थी लिटरेचर कि मंटो की कहानियाँ, अमृता प्रीतम की जो एक लंबी कविता है जो बहुत मशहूर है आज आँखा वारिस शाह को, और बहुत सारे किस्से कहानियाँ जो सामने आते रहे। ये ऐसा लगता रहा कि हमें मेरी कॉन्शियस में और सभी लोग जो उस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें पता है कि पार्टीशन का मतलब खाली दो मुल्कों का बट जाना नहीं था, उसके और बहुत सारे मायने थे। पर हमने इतिहास में यही पढ़ा कि वो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना, तो वही एक जो इतिहास है वो रहा। 80 में मैंने एक संस्था में काम किया 80s के शुरू में ही, जिसका नाम है सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। चंडीगढ़ में एक रिसर्च की संस्था है जिन्होंने 4 साल या 5 साल तक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर हिंदुस्तान में कम्युनल वायलेंस जो है वो समझने का एक काम उठाया और बड़ी रिगरस रिसर्च हुई बहुत सारे शहरों में, जैसे भिवंडी, आज़मगढ़, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद और क्या क्या शहर हैं, जहाँ अलीगढ़, जहाँ पे बड़े दंगे होते रहे, उनके ऊपर एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट चलते रहे जिनमें मैंने भी पार्ट लिया, जिनमें रूट्स की, कम्युनल वायलेंस की रूट्स कहाँ हैं उन्हें समझने की कोशिश की जाती रही। उनकी इतनी मोटी मोटी रिपोर्ट्स बनी, उनके ऊपर किताबें भी लिखी। और आज से कुछ 10 साल पहले जब मैंने ख़ास तौर पे 2002 के बाद देखना शुरू किया तो मुझे खुद लगा कि इसमें एक भी उन रिपोर्ट्स में नैरेटिव नहीं है जहां हमने ये सवाल पूछा हो कि महिलाओं के साथ क्या हुआ या कुछ लड़कियों के साथ क्या हुआ, कुछ किसी किस्म की कोई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उनके ऊपर भी असर डाला। तो एक पूरी साइलेंस है उन रिपोर्ट्स में, एक भी चीज़ नहीं मिलती। और वो सारी फील्ड बेस्ड रिपोर्ट्स हैं, इंटरव्यू बेस्ड रिपोर्ट्स हैं जिनमें हमने ये सवाल नहीं पूछा। तो मैंने ये भी सोचना शुरू किया कि ये क्या हुआ कि हमें पता तो था कि पार्टीशन में ये हुआ, हमने खूब लिटरेचर भी पढ़ा था ये कि कैसे हुआ, पर जो हमने अपनी सोशल साइंस रची, जो हमने बड़ी ही एक रिसर्च करके जो लिखा, उसमें तो हमने एक पूरी साइलेंस जो है वो रखी। और अर्ली 80s का पीरियड है जब अभी उर्वशी ने जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया या ऋतु मेनन ने किया, उन्होंने वो साइलेंसेस को ख़त्म करके उसमें से कुछ आवाज़ें को रिकवर किया जो महिलाओं की, औरतों की आवाज़ें थी। वो काम अभी सामने नहीं आया था वो, और हमारे पास कोई टूल्स नहीं थे।
तो मुझे ये लगा कि हमारी पास तो समझ ही नहीं थी कि हम जब फील्ड में जाके इतना इतना टाइम हमने बर्बाद किया है, मैं उसको अब बर्बाद करना भी कहूँगी, क्योंकि वो इतना अधूरा काम है, वो इतना जो एक बिल्कुल घड़ा घड़ाया, जिसमें आपको सोशल साइंस की एक समझ दी जाती है कि आप जाएंगे, आप एक क्वेश्चनर लेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, पूरा उनका नुकसान लिखेंगे कि आपकी दुकान थी जल गई, कितने का नुकसान हुआ, आप धागा हिंदू से लेते थे अगर ये वीवर कम्युनिटी में था, अच्छा फिर वो ये हुआ, ये सब हम नोट कर लेंगे। अच्छा आप इस घर को छोड़कर फिर आप मुस्लिम मेजॉरिटी मोहल्ले में चले गए, हाँ चले गए, और यही तक ये बात ख़त्म होती रही। कहीं पे भी उसे खोला नहीं गया कि आप कैसे उधर आ गए, उस दौरान क्या हुआ, वो प्रोसेस क्या था। तो एक ये बहुत भारी जो साइलेंस है, इसे महसूस करते हुए फिर हमने थोड़ा थोड़ा आगे काम इसके बारे में सोचना शुरू किया। और मुझे लगता है कि गुजरात के जब दंगे हुए तो उस समय तक थोड़ी तो समझ बढ़ चुकी थी हम लोगों की भी, एज वुमेन एक्टिविस्ट, एज वुमेन स्कॉलर्स, हम थोड़ा बहुत देखना शुरू कर चुके थे कि दुनिया भर में और कॉन्फ्लिक्ट के समय जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होता है, और थोड़ी थोड़ी औरतों की जो के साथ जो होता है वो भी सामने आने लगा था। तो 2002 मुझे लगता है कि एक ऐसा जंक्चर आता है जब हमारे पास काफ़ी बड़ी चुनौती भी आई, जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस 2002 में हुआ, उसको समझने की थोड़ी सी बेहतर देखने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो आप जानते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव बना था फॉर जस्टिस इन गुजरात, जिसमें इट वाज एन इंटरनेशनल एक इनिशिएटिव था, जिसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया, कुछ हिंदुस्तान से, पर बहुत सारे लोग बाहर से भी आए। हिंदुस्तान से उमा चक्रवर्ती थी, वहीदा नायनर थी, और एक दो लोग भी थे, जिन्होंने पहली बार गुजरात के दंगों में सिस्टमैटिकली सेक्सुअल वायलेंस का जो शोषण हुआ औरतों के साथ, उसे समझने की कोशिश की, और जो 2002 का दंगा था उसमें औरतों के साथ अत्याचार को भी उन्होंने उस मैप में डाला, जो अभी तक से पहले की रिपोर्ट्स में नहीं है। और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें 3 मेजर कंक्लूजन्स थे। पहला कंक्लूजन था कि 8 महीने बाद उन्होंने ये सर्वे किया था कि 8 महीने के बाद भी लोगों के ज़ख्म इतने ज़्यादा हरे हैं कि उन्होंने वो सब चीज़ें जिस तरह से खोल के बताई। दूसरी बात उन्होंने कही कि सेक्सुअल वायलेंस जो है, जो औरतों के, मुस्लिम औरतों के ख़िलाफ़ एक बहुत ही सिस्टमैटिक, संगठित ढंग से इस्तेमाल किया, इसकी एविडेंस है। अब आज से पहले तक उसकी एविडेंस जो है वो के बारे में बात नहीं की गई थी। इतना कहा जाता रहा औरतों पे तशद्दुद हुआ और बात ख़त्म, पर उसको एक एविडेंस ढूंढना कि किस तरह से जो स्लोगन बोले गए, जिस तरह से कैसे केसेस हुए जिनको एम्ब्लेमेटिक जिनको सिंबॉलिक बनाया गया कि अगर हम इस तरह से प्रहार करते हैं मुसलमान औरतों पे तो इसका क्या असर होगा पूरी कम्युनिटी पे, ये सोच समझ के करने की उसके अंदर एविडेंस मिलता है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि औरतें बोलने को तैयार हैं, वो बोलने को तैयार हैं। जो नहीं बोल रही वो कुछ अपने लिए नहीं, पर अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी और अपनी जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है उसको हिलाना नहीं चाहती कि उनके बोलने से उनके बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा, या वो केवल इसलिए चुप हैं, अदरवाइज़ वो बोलने के लिए तैयार हैं। ये उस बात का निकला। उसके बाद हमने कुछ थोड़े और काम करने शुरू किए, जिसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो गठित किया 2004 में, जिसका मायने थे कि जो माइनॉरिटी वुमेन हैं वो किस तरह से अपनी सिटीज़नशिप, जो अपनी नागरिकता उनसे छिन गई है
2002 के दंगे या उसके बाद के होने वाले तनाव से, वो उन्होंने किस तरह से वापस ली। और वो भी इंटरव्यू बेस्ड, 60 इंटरव्यूज़, लंबी इंटरव्यूज़ करी गई और उन्हें वीडियोग्राफ भी किया गया, जो दीपा धनराज काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, उन्होंने ये काम किया। उसके बाद मैंने 2008 में कुछ अमृतसर में कुछ ऐसे ही बात चली और किसी से बात होते होते ये पता चला कि अमृतसर के अंदर पार्टीशन के समय एक मुसलमान औरतों का जुलूस निकाला गया था, उनके नंगा जुलूस निकाला गया था और ये रिटेलिएशन में था जो रावलपिंडी में सिख औरतों के का भी इस तरह के साथ एक जुलूस निकाला गया था, जिसमें सिख औरतों के कपड़े उतार के उन्हें घुमाया गया था रावलपिंडी के राजा बाज़ार में, ऐसा सुनने में आया है। और उसके जो कहते हैं रिटेलिएशन में अमृतसर के अंदर एक जुलूस निकाला गया। मैं जिनसे बात कर रही थी उन्होंने बताया, वो मैंने जैसे ही उनसे पूछा आपने इसके बारे में सुना है, तो वो एकदम से एक सेकंड के लिए उन्होंने पॉज किया और फिर उन्होंने कहा 29 अगस्त 1947 हाल बाज़ार, 15 से 20 औरतें ले जाई जा रही हैं कटरा जैमल सिंह से मोची बाज़ार, दोनों तरफ ईशर सिंह मझैल और उधम सिंह नागो के हाथ में नंगी तलवार लेके वो साथ चल रहे थे। और उन्होंने वो इस तरह से कम वो 20 मिनट बोले उसके ऊपर, और जिस तरह से वो बोले मेरी आँखों के आगे वो जो सारा मंज़र था एकदम से ऐसे दिखने लगा कि लोग आप में से शायद कोई अमृतसर ना गया हो, पर हॉल बाज़ार एक मेन वहाँ का बाज़ार है जो काफ़ी टाइट बाज़ार है, दोनों मेन कमर्शियल सेंटर है, उसके नीचे सब दुकानें हैं और ऊपर घर हैं जहाँ लाला लोग व्यापारी लोग रहते हैं, अब भी रहते हैं, 3-3 मंजिलों के घर हैं। और वो मुझे इस तरह से बताने लगे कि जैसे ही कटरा जैमल सिंह से वो जुलूस निकलना शुरू हुआ और वो नंगी तलवारें लेके मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाते थे, सब लोग अपनी छतों से उसको देख रहे थे। और वो काफ़ी देर तक कटरा जैमल सिंह से मोची बाज़ार कुछ 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें वो चला। और वो जिन व्यक्ति से मैंने बात की उसने कहा मैं उस वक़्त 16 साल का था और वो मेरी इस तरह से लिखा हुआ है। तो मैंने उनकी लंबी इंटरव्यू की, तो उसके मुझे ये एहसास हुआ कि 2008 और 1947 के बीच का जो वक्फ़ा है वो तो उनके तो दिल में इस तरह से लिखा हुआ है कि जिस तरह से ये, और वो सिख व्यक्ति थे। और उन्होंने कहा फिर उसके आगे की एक कहानी है कि कैसे एक वहाँ पे महिला हैं जो एक लीडर थे, उनकी बहन थी और उन्होंने वो ईशर सिंह नागो के को रोका और कहा कि ये जुलूस अब आगे तभी जाएगा जब मेरे कपड़े उतारे जाएंगे। और वो खुद चादर में थी, उन्होंने कहा कि अब मैं उतारूं। तो वो भीड़ डिस्पर्स हुई, फिर कुछ लोगों ने दुपट्टे और चादरें फेंकी और इस तरह से वो जो जुलूस था ख़त्म हुआ। तो लगा कि अगर ये इस तरह की चीज़ें मन में ऐसे लिखी हुई हैं कि 60 साल के बाद भी आपको 29 अगस्त शाम के इतने बजे ये सब इस तरह से याद है, तो हमने इतिहास में बहुत कुछ मिस कर दिया है जो हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं, उसे डॉक्यूमेंट ही नहीं किया। तो तब हमने थोड़ा सिस्टमैटिकली ये सोचना शुरू किया कि हम जो लोग ज़िंदा हैं, जिन्होंने रायट्स देखे हैं, उनसे हम सवाल करना शुरू करें। उसके बाद ही फिर ये बात सामने आनी शुरू हुई कि कैसे करें, किससे बात करें, जाके औरतों को बोलें आपका बलात्कार हुआ था, तो ऑब्वियस है कि वो आपको घर से निकाल देंगे या आप उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल करेंगे, ये इस तरह के सवाल पूछ के। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको किस तरह से समझना चाहिए और इसके ऊपर बातचीत कैसे शुरू करनी चाहिए।
तो हमने काफ़ी सारे रिसर्च 3-4 ऐसे बड़े काम हैं जो शुरू किए, जिनमें मेथडोलॉजीज़ के ऊपर बात हुई, और ये सब फिर आ जाता है 2002, और हमें कुछ आगे काम करने की, थियराइज़ करने की जो तरीके हैं उनमें से मिलते हैं। हमने एक और बड़ा काम फिर 2008 में ही शुरू किया, जो ये देखने का काम था कि कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो इम्प्यूनिटी किस तरह से स्थापित होती है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट में जो लोग भी परपेट्रेटर्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता, वो क्यों बच जाते हैं। तो हमने 4 वायलेशंस ली। एक ली टॉर्चर, एक ली सेक्सुअल वायलेंस, एक ली इनफोर्स डिसअपियरेंसेस, जो लापता हो जाते हैं, जो लोगों को उठाया जाता है उनके घरों से, उनको सबके सामने से उठाया जाता है और फिर वो गायब हो जाते हैं, या कुछ समय के बाद उनकी लाश मिलती है और पुलिस या आर्मी जो भी है वो कहती है कि ये मुकाबले में मारे गए। और जो चौथा हमने लिया था वो था एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स या समरी ट्रायल्स, जहां पुलिस आपको उठाती है और फिर आपकी लाश मिलती है। एक समरी ट्रायल होता है कि ये गिल्टी है, ये टेररिस्ट है, ये। तो ये काम हमने कश्मीर में किया और नॉर्थ ईस्ट में किया, और गुजरात में जो हर्ष जी का काम चल रहा था, उस्मान भाई भी जानते थे, वहाँ से हमने कुछ चीज़ें इकट्ठी की, और कुछ पंजाब से। पंजाब वाला काम पूरा नहीं हो सका, पर ये जो 2 कॉन्फ्लिक्ट के रीजन थे, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट, वहाँ से खूब सारी इंटरव्यूज़, 160 इंटरव्यूज़ जो थी, जो हमने करी, उनको डॉक्यूमेंट किया। पर उसको करते वक्त हमें लगा कि हमारे पास, जब फील्ड में हम बाहर गए, तो खाली 5 ऐसी इंटरव्यूज़ हैं जो औरतों के साथ हैं, जिन औरतों के साथ कोई किस्सा हुआ, बलात्कार हुआ, या उनके असॉल्ट हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। एक बार फिर हम लोग बैठे ये सोचने के लिए कि तकरीबन 500 इंटरव्यूज़ की थी, 160 हमने शामिल की क्योंकि वो पूरी तरह से कंप्लीट थी, कि 5 ही क्यों इंटरव्यूज़ हैं महिलाओं के, जबकि ये बात बार बार आ रही है कि बहुत सारी औरतों के साथ कश्मीर में ख़ास तौर पे हमारे पास कुनन पोशपोरा, आप जानते हैं कि वहाँ करीब 100 औरतों, सब लोग ऐसा माना जाता है कि उनके साथ आर्मी का उस गांव में, कुनन पोशपारा एक गांव है जहां पे आर्मी एक्शन हुआ, आर्मी ने पूरा छोटा सा गांव था उसको घेर लिया, एक रात सारे आदमियों को घर से लाउडस्पीकर से बाहर निकलने को कहा, उन्हें एक स्कूल की ग्राउंड में बिठा दिया, और औरतें और बच्चे घर में थे, और पूरी रात जो सर्च ऑपरेशन था आर्मी ने चलाया, और उसके बाद ये पता चला कि करीब 100 औरतें, जिनमें 80-90 साल की बूढ़ी महिलाओं से लेकर 8-10 साल की बच्चियां थीं, उनके साथ जो है वो रेप हुआ है, जिसको भारत सरकार ने डिनाई किया, जिसको आर्मी ने डिनाई किया। भारत सरकार ने अपने एक वफद भेजा वहाँ पर, जिन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाहर आके ये बयान दिया, और उस केस के ऊपर मिट्टी डाल दी गई, जबकि FIR भी हुए थे, औरतों ने बयान भी दिए थे। उसके 20 साल तक वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, पर वो गांव जो था स्टिग्मेटाइज हो गया। ये बात है अर्ली 2000 की। हम लौट कर उस गांव में गए अपने ये इम्प्यूनिटी काम के उसमें 2010 में। तो जब हम वहाँ पे, हमने कोई औरतों से बात नहीं की क्योंकि वो हम वहाँ के नहीं थे और हम एकदम से ये बात नहीं जाके भी करना चाहते थे। हमने वहाँ की पंचायत से मीटिंग की, तो उन्होंने जनरल बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि हमारे गांव में 2001 या 2 में भूल गई हूँ, एक था, उसके इस इंसिडेंट के बाद कोई बारात नहीं आई, हमारी किसी बेटी की बाहर शादी नहीं हुई,
और हम इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से कुन्नन पोशपारा जो है वो रेप्ड औरतों का जो गांव है वो कहलाता है। तो हम कोई इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, और हमने बिल्कुल उनकी बात मानी और आ गए। एक बार फिर हम अपने सिर जोड़कर बैठे कि हम इस चीज़ को किस तरह से पकड़ें, कहाँ से इसका सिरा पकड़ें। अगर हम सेक्सुअल वायलेंस की बात नहीं करते तो ये सबको सूट करता है कि उसके बारे में बात ही ना हो। जिस तरह से आज़ादी से लेकर हर दंगे में होता रहा है, किसी ने बात नहीं की, ठीक है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और एक जो शर्म, ऑनर, कम्युनिटी की मान मर्यादा, ये सब जो डिस्कोर्स है, ये अच्छा सा कायम रहता है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। और अगर किसी ने किया है तो वो उनकी हिस्ट्री का पार्ट है। उन लोगों ने कुछ औरतों के साथ किया, पर हमने कुछ नहीं किया, देखा या हमारे साथ हुआ। तो हमें लगा कि अगर हम इस चीज़ को नहीं खोलते, तब भी हम खामोशी से उस सारे डिस्कोर्स में शामिल हैं जहां इसको डिनाई किया जा रहा है, इसको साइलेंस किया जा रहा है। जबकि हम ये जानते हैं कि रेप जो है और वायलेंस जो किसी भी कम्युनिटी की औरतों के साथ है, वो यूज़ की जाती है उस कम्युनिटी की पीठ तोड़ने के लिए। कारोबार भी जलाए जाते हैं, पर अगर आपकी औरतों को घसीट लिया जाए और आपकी औरतों के साथ बलात्कार हो, तो वो एक रिवेंज है आपके ऊपर। अगर बांग्लादेश का इतिहास जानते हैं तो आप जानते हैं कि 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली है, तो वो 9 महीने की जो लड़ाई चली, उसमें पाकिस्तान की आर्मी और जो बांग्लादेश के रज़ाकार थे, जो पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, 9 महीने उन्होंने, और गिनती 2 लाख से 20 लाख औरतों तक की दी जाती है, बंगाली औरतें जिनका अपहरण किया गया, उन्हें आर्मी कैंप्स में रखा गया। 9 महीने तक उन औरतों ने सेक्सुअल स्लेवरी जिसे कहते हैं वो निभाई। और बांग्लादेश की जब ढाका गिरा, जब पाकिस्तान आर्मी को शिकस्त हुई हिंदुस्तान की भी मदद से, और पाकिस्तान आर्मी रिसीड की, तो उन बैरक्स में से औरतें रिकवर की गई, उन्हें ला के शेल्टर होम्स में रखा गया। मुजीबुर रहमान उस समय के जो उस पार्टी के अवामी लीग के जो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कहा कि हमारी औरतों ने बहुत दुख सहा है और वो वीरांगनाएं हैं, वो वॉर हीरोइंस हैं। और उन्होंने तब कहा कि मैं अपील करता हूँ अपने मुल्क के नौजवानों से कि आएँ और इन बेटियों बहनों से शादियाँ करें, इन्हें नॉर्मल ज़िंदगी दें। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो खुद मारे गए। 3 साल तक शेल्टर होम्स चले, और जो शेल्टर होम्स में हर शेल्टर होम में, क्योंकि लाखों की तादाद में, हज़ारों की कह सकती हूँ, नंबर किसी की भी अपनी इमेजिनेशन है, 20 लाख की भी फिगर आती है। सो मान लीजिए हज़ारों औरतें थीं जिन प्रोटेक्शन होम्स में वो रहीं। वहाँ हर प्रोटेक्शन होम में एक नहीं कई रजिस्टर रखे गए होंगे जहां उन औरतों का अता पता लिखा गया, और आधे पेज की हिस्ट्री कि वो कहाँ की रहने वाली हैं, किस गांव की हैं, किस बैरक में रहीं, कितने महीनों रहीं और उनके साथ क्या हुआ। ये और बहुत भारी वो जो रिकॉर्ड था, सनद थी, वो जमा हुई। 3 साल के बाद बांग्लादेश की सरकार ने ये फैसला किया कि हम ये रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते। ये तो हमारे कलंक है, ये हमारे ऑनर के ऊपर एक बहुत भारी उसका रिकॉर्ड है कि हमारी औरतें, हमारी अज़मत के खिलवाड़ का रिकॉर्ड है। उन्होंने वो सारे रजिस्टर थे जला दिए।
और वो रिकॉर्ड को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो वैसे हम साइलेंसिंग की बात करते हैं कि वो एक लिटरल हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल है जहाँ पे उसको ख़त्म ही कर दिया गया कि कुछ उसका सुराग ना बचे। और वो शेल्टर होम से औरतों को फिर इधर उधर निकाला गया। बहुत सारे आदमियों, बड़ी उम्र के लोगों ने भी उन औरतों से शादी कर ली। कुछ औरतें कुछ गाँव को चली गई, सब अपना अपना चले गए और उसका कोई भी रिकॉर्ड सामने नहीं हुआ। किसी ने दोबारा ये पूछने की और रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं की कि जब वो औरतें वापस अपने गांव में गईं तो उनके साथ क्या हुआ। वो हिस्ट्री बहुत देर तक, 25-30 साल तक उसके नीचे रही, कवर्स के नीचे रही। बांग्लादेश के अंदर ढाका में एक वॉर म्यूज़ियम है जो सिटीजन्स ने और जो बांग्लादेश के लोग बाहर रहते हैं उन्होंने मिलकर अपने रिसोर्सेज से एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम बनाया है। वो 17 कमरे का एक म्यूज़ियम है। मैं कुछ साल पहले उसको देखने भी गई थी और उसमें पूरा मुजीबुर रहमान के कपड़े से लेकर जब ढाका यूनिवर्सिटी में बॉम्बिंग हुई और वाइस चांसलर मारे गए और 300 विद्यार्थी और प्रोफेसर भी उसमें मरे, उन सब की चीज़ें रखी हैं। 17 कमरे में पूरा रिकॉर्ड है। एक कमरे में एक दीवार है खाली जिसके ऊपर एक तस्वीर, एक औरत की तस्वीर है जिसने अपने बाल अपने मुंह के आगे गिराए हुए हैं और अपने हाथ इस तरह से रखे हुए हैं कि आप उसका चेहरा नहीं देख सकते। वो एक उस 17 कमरे में एक ही औरत है। बाकी सब जो लड़ाई है वो फ़ौज की लड़ाई है, वो बांग्लादेशी लोगों की बहादुरी की लड़ाई है। पाकिस्तान के जो गिरे हुए टैंक, बाद में जिस तरह से वो लड़ाई हारे, उनका हिंदुस्तान के जो वो थे जगजीत सिंह थे जो, हाँ, जिन्होंने जाके वो साइन किया था, वो सब तस्वीरें हैं। और वो है, और एक तस्वीर उस लड़की की है जिसने अपना हाथ छिपाया और उसके नीचे एक पोस्ट कार्ड है जो ऐसे थंब टेक्स्ट से लगा हुआ है, जो एक चिट्ठी है जो एक आदमी ने मुजीबुर रहमान को लिखी है 71 में ही, ढाका के गिरने के बाद जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ है। उस चिट्ठी में लिखा है, मेरी एक ही बेटी थी, वो 16 साल की थी, 10वीं में पढ़ती थी। मैंने उसको बहुत मेहनत के साथ पढ़ाया था, मैं चाहता था वो बड़ी अफसर बने। वो 9 महीने के बाद लौटी है, मैं उसका क्या करूं। ये, और उसने वो मुजीबुर रहमान को पोस्ट कार्ड लिखा है और वो पोस्ट कार्ड वहाँ पे लगा है। तो ये सवाल कि मैं इस लड़की का क्या करूं, जो है, मुझे लगा कि 2010 या 11 में मैं जब वहाँ पर गई हूँ, वो सवाल अब भी बना हुआ है कि हम इन लड़कियों का क्या करें। अभी भी उसके चेहरे से बाल हटा के उस लड़की को नहीं दिखाया जा रहा, उसके हाथ अभी भी चेहरे पे पड़े हुए हैं। बांग्लादेश ने बहुत कुछ किया पर फिर भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सके कि जो औरतों के साथ हुआ उसको किस हिस्ट्री में डालें, उसको किस मेमोरी का पार्ट बनाएं। तो एक वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल बांग्लादेश में हुआ, आप सब लोग उसके बारे में पढ़ते भी रहे हैं। 3-4 साल पहले जब वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल रखा गया तो उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनी कि जो 13 मेंबर थे, जजेस थे, जो वॉर को क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे, उनकी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी कि उनका क्या कार्य क्षेत्र होगा, उसमें सेक्सुअल वायलेंस को इन्वेस्टिगेट करना शामिल नहीं था। ये मैंने उस वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल की एक मीटिंग अटेंड की जिसमें 13 के 13 लोग जो थे वो मर्द थे, कोई औरत नहीं थी। तो जो टेक्निकल टीम यूरोप से उनको एक असिस्ट कर रही थी, उन्होंने फिर ये बात उठाई कि इसमें महिलाएं भी होनी चाहिए इस कमीशन में। और जो बांग्लादेश की महिला आंदोलन था, उन्होंने शोर मचाया कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए जो सेक्सुअल क्राइम्स हुए, और फिर वो उसमें शामिल किया गया। कुछ खास नहीं हुआ पर एटलीस्ट उसको शामिल किया गया। तो कहने की बात वापस उस पर लाते हुए कि जो खामोशी है वो
हर एक को एक इक्विलिब्रियम, समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ठीक लगती है। जब ये 13 जजेस वाली कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो एक महिला यूरोप, मुझे भूल रहा है कि कौन से मुल्क से एक महिला थी जो उन्हें ट्राइब्यूनल कैसे रन हो उसके बारे में टेक्निकल असिस्टेंस देने आई थी। तो उसने कहा कि उसने बहुत सारी एग्जांपल दी कि यूगोस्लाविया में क्या हुआ है, लैटिन अमेरिका में क्या हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम के जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं उन्हें भी इन्वेस्टिगेट किया गया है, उन्हें खोल के देखा गया है। जैसे ही उस महिला ने अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म की, कुछ 40 मिनट की, 13 के 13 लोग हाथ उठा के उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए और सबसे पहले सवाल उनके यही थे, ये नहीं हो सकता मैडम, दिस कैन नॉट हैपन इन आवर, हम लोग, हमारी सोसाइटी ये नहीं करेगी, हमारी सोसाइटी तैयार नहीं है, हमारा सोशल फैब्रिक ख़राब हो जाएगा, उन महिलाओं के बच्चों की नाक कट जाएगी, उनके पतियों के साथ ये हो जाएगा, उनकी गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो वो जो महिला, यूरोपियन महिला थी, उसने कहा कि मेरा कुछ ऐसा मकसद नहीं है कि मैं आपको उस तरफ धकेलूं, मैं सिर्फ आपको ये उन्होंने कहा आपके कल्चर में होता होगा। तो उसने कहा किसी भी कल्चर में, चाहे वो यूरोपियन है, अमेरिकन है, किसी भी कल्चर में ये नहीं होता कि औरतों के साथ जो तशद्दुद है उसे बहुत खोल के ओपनली, जिसके बारे में बात की है, उसकी जगह बनानी पड़ती है, उसकी जगह तैयार, ज़मीन तैयार करनी पड़ती है कि औरतें सामने आएँ और वो अपने तशद्दुद के बारे में बोलें। अगर आपने वो ज़मीन नहीं बनाई तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोई औरत आके आपके सामने कहने लग जाएगी मेरा रेप हुआ है, आप जल्दी से नोट करके बाहर भेज देंगे। वो तो अपने को वल्नरेबल बना गई आपके आगे। जब वो जाएगी वापस अपने गांव, उसे कौन, आपने क्या दिया उसको तसल्ली, या क्या आपने उसको देने की प्रॉमिस किया कि हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, और क्या जगह बनाई? तो वो क्यों बोलेगी? तो कोई औरत नहीं बोलेगी।